ऐसे ही मंगा एक्सप्लेनेशन हिंदी में बने के लिए हमारी दबजिन मंगा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। घड़ी में सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं और हमारा हीरो चुनौती पूरी करने के लिए समय के साथ दौड़ लगाता है और बस वह सही समय पर पहेली सुलझा लेता है और जश्न मनाता है। हॉल के बीचों बीच वह डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए तैयार है। वह कंट्रोल पैनल चालू करता है, फिर प्लेटफॉर्म नीचे उतरने लगता है जिससे प्रकाश का एक बड़ा स्तंभ सक्रिय हो जाता है। हमारा नायक कहता है कि उन्हें बस इस चीज को खोलने की जरूरत है और यह दुःस्वप्न आखिरकार खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही इस खबर से ज्यादा खुश नहीं दिखते। फिर नायक पूछता है कि वे वहां क्यों खड़े हैं। उसका साथी एक अजीब सी मुस्कान के साथ बॉस से माफी मांगता है। वह कहता है कि असल में वे इस सर्वनाश का अंत नहीं चाहते। नायक सदमे में है, पूरी तरह से खोया हुआ। उसका दूसरा साथी समझाता है कि एब्रेशन लॉर्ड उन्हें मानवता के नए राजा का ताज पहनाएगा। हमारा लड़का गुस्से से आग बबूला हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर टाइमर खत्म हो जाता है और सिस्टम मैसेज से पता चलता है कि चैलेंजर फेल हो गया है। नायक अपने साथ हुए धोखे पर गुस्से से चीखता है। असफलता उसे नीचे गिरा देती है। इस बीच उसके पूर्व साथी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वह एक घटिया कुत्ते जैसा दिखता है। हमारा नायक उनकी बातों को अनसुना कर देता है। वह आत्मविश्वास से किसी चीज की ओर देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक आश्चर्य छा जाता है। विपथन देवता उसे एक कीड़ा कहते हैं और उसे एक आखिरी मौका देते हैं। हमारा आदमी हंसी उड़ाता है, कहता है कि भगवान ने आखिरकार प्रकट होने का फैसला कर लिया है और घुटने टेकने से इनकार कर देता है। वह उस विशालकाय राक्षस पर टूट पड़ता है। भगवान क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि वह लिन डुआन की इच्छा पूरी करके उसे मार डालेंगे। फिर वह जीव बैंगनी ऊर्जा की एक विशाल किरण छोड़ता है जिसका सीधा प्रहार उसके सिर पर पड़ता है और वह दर्द से चीखता है। शक्तिशाली किरण उसे तीव्र विद्युत आघात से अशक्त कर देती है। यह देखकर गद्दार चिल्लाता है कि अंगूठी को नष्ट न करें क्योंकि सारा अयस्क उसके अंदर जमा है। हमारा नायक ऊर्जा की यातनाओं के बीच चिल्लाता है कि वह इस अंत को स्वीकार नहीं करेगा। उसके हाथ की अंगूठी तेजी से चमकने लगती है। अचानक हमारा नायक एक खाली जगह में पहुंच जाता है। उसे पोर्टल में खींच लिया जाता है और उसके आसपास की हर चीज विकृत होने लगती है। लिन डुआन अचानक कक्षा में जाग जाता है और घबराहट में चीखने लगता है। उसके शिक्षक उसे डांटते हैं और पूछते हैं कि वह क्यों चिल्ला रहा है। अपनी शिक्षिका सुश्री वांग को जीवित देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या यह सचमुच वही है। वह नाराज हो जाती है, लेकिन वह खुद सोचता है कि यह असंभव है क्योंकि उसने 10 साल पहले उन्हें मरते हुए देखा था। फिर नायक कमरे से बाहर निकाले जाने के बाद बाहर निकलता है और गलियारे से नीचे की ओर चलता है। अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ था। वह घड़ी देखता है और तारीख 20 मई 2026 देखता है। उसे एहसास होता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। ठीक उसी दिन वापस भेज दिया गया है जिस दिन विचलन पहली बार प्रकट हुए थे। उसी दिन जियांगबेई शहर में पहली दरार खुल गई जिसने शांति के अंत का संकेत दिया। अजीबोगरीब जानवर दरार से बाहर निकल आए और हर चीज पर हमला करने लगे, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ लोगों को खत्म करना नहीं था। यह उसे भी ज्यादा बुरा था। ये जीव दरअसल अपने स्वार्थ के लिए मानवीय भावनाओं का दोहन कर रहे थे। ये चुराई हुई भावनाएं दरारों में संघनित होकर क्रिस्टल अयस्कों में बदल जाती। शुरुआत में मानवता शक्तिहीन थी और लगभग 90% आबादी का सफाया हो गया था। लिन डुआन प्रतिरोध का नेता था, लेकिन उसके साथियों ने उसे धोखा दिया जिससे उसका पतन हो गया। उसने जो अंगूठी बनाई थी वह सिर्फ रखने के लिए नहीं थी, उसमें समय को 10 साल पीछे मोड़ने की शक्ति थी। इस नए जीवन में वह कसम खाता है कि उसे फिर कभी धोखा नहीं दिया जाएगा और वह सभी से बदला लेगा। घड़ी में दोपहर का समय हो रहा है और अफरा तफरी मचने वाली है। फायर अलार्म बजता है और सभी छात्र गलियारों में भागते हैं। खिड़की से उन्हें शहर जलता हुआ दिखाई देता है। कुछ छात्र सोच रहे हैं कि कहीं ये कोई रॉकेट लॉन्च तो नहीं है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि ये कितनी गंभीर बात है। हमारे हीरो को इस बात का अफसोस है कि वो सबको नहीं बचा पा रहा क्योंकि समय कम है। शहर पहले ही विपत्तनों से पूरी तरह घिरा हुआ है और किसी के लिए भी बचने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक जमीन फटकर एक विशाल गड्ढा बन जाती है। गड्ढे से तीखे पंजों वाला एक हाथ निकलता है। पंखों वाले कई मानव जैसे जीव और एक विशालकाय छिपकली दिखाई देती है। एक बच्चा भयानक राक्षसों को देखकर डर के मारे स्तब्ध रह जाता है। पृष्ठभूमि में एक और पात्र सभी को भागने के लिए चिल्लाता है। तभी राक्षस हमला शुरू कर देते हैं। तभी विशालकाय छिपकली अपना विशाल मुंह खोलती है। इस अफरा तफरी के बीच हमारा नायक एक गोदाम की छत पर छिप जाता है। वह एक भंडारण कक्ष में कुल्हाड़ी लिए शांति से बैठा है। लिन डुआन जानता है कि शुरुआती तलाश खत्म हो चुकी है और अब लाशों का सैलाब आने वाला है। जिन इंसानों की भावनाएं खत्म हो चुकी हैं वे नासमझ झोंबी में बदल जाते हैं। दुर्लभ अयस्कों को पाने के लिए ये विपत्तन बचे हुए लोगों को जानलेवा खेलों में धकेल देते हैं। वे इनामों का इस्तेमाल करके इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनकी भावनाओं की हर बूंद को इकट्ठा करते हैं। हमारे नायक का लक्ष्य इनमें से किसी एक खेल में चुना जाना है ताकि उसकी किस्मत बदल जाए, और जब वह चुना जाएगा तो उसे आखिरकार बदला लेने का मौका मिलेगा। अचानक
भंडारण कक्ष में एक तेज आवाज गूंजती है। दरवाजे के दूसरी तरफ एक पुरुष और एक महिला अंदर आने की मिन्नतें कर रहे हैं। लड़की डर के मारे रोती है और पूछती है कि क्या वे बच पाएंगे। हमारे लड़के को पता चलता है कि वे एक ऐसे होटल में हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधन रखे हैं। वह जानता है कि उनकी चीखें ज़ॉम्बी के झुंड को आकर्षित करेंगी, जो एक बड़ी समस्या होगी। हालात को देखते हुए वह तय करता है कि हालात बिगड़ने से पहले उसे कुछ करना होगा। इसलिए वह अपनी कुल्हाड़ी में अपनी अंगूठी की एक अजीब सी शक्ति भर देता है। फिर नायक अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। कुल्हाड़ी पूरी तरह से बदल जाने के बाद वह कहता है कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े आदमी को एक लोहदंड मिलता है। लड़की घबराकर बगल की ओर देखती है। अचानक लड़की डर के मारे चीखती है। वह हताश होकर अंधेरे की ओर इशारा करती है और चेतावनी देती है कि वे सीधे उनकी ओर आ रहे हैं। एक भूखा ज़ॉम्बी उनकी ओर दौड़ता है। फिर वह प्राणी लोहदंड को कुतर देता है। लड़का खुद को बचाने की कोशिश करता है, जबकि लड़की याओ वैन डर के मारे चीखती है। आंखों में हताशा लिए वह आदमी अपनी साथी को भागने के लिए चिल्लाता है। याओ वैन अपनी जान बचाकर भागती है और मदद की भीख मांगती है। एक हाथ प्रकट होता है। लिन डुआन लड़की का मुंह बंद कर देता है और उसे चुप रहने को कहता है अगर वह और ज़ॉम्बी आकर्षित नहीं करना चाहती। मरे हुए लोग चीखें सुनकर उनकी ओर दौड़ने लगते हैं। जहां वह खड़ा है वहीं से हमारा नायक अपनी कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी पर लहरों जैसा हमला करता है। फिर वह एक ही वार में दालान में मौजूद ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। हमारा नायक कहता है कि भले ही उसका शरीर कमजोर है, फिर भी वह इन राक्षसों से निपट सकता है। याओ वैन हैरान है और सोच रहा है कि वो इतना ताकतवर कैसे है कि एक साथ इतने सारे ज़ॉम्बी को खत्म कर सकता है। इसी बीच पीछे छूटा दूसरा आदमी मदद के लिए चिल्लाता है। हमारा आदमी ठंडी नजरों से ज़ॉम्बी पर ऊर्जा की एक और लहर छोड़ता है। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी भी फेंक देता है। माजोलनर वह सीधे उसके हाथ में आ जाती है। याओ वैन नायक की ताकत देखकर दंग रह जाता है। हमारा नायक घोषणा करता है कि फ्रीजर अब उसका है और उन दोनों को कोई और जगह ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन याओ वैन जोर देकर कहता है कि उन्हें सुरक्षा के लिए साथ रहना चाहिए। लिंडवान यह कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा देता है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी की जरूरत नहीं है। फिर लड़की उसे रिंझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके जैसे मर्द को एक औरत की जरूरत होती है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या उसे अपने बॉयफ्रेंड के सामने ही उस पर डोरे डालने में डर नहीं लगता। याओ वैन इनकार करते हुए कहती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं और पूछती हैं कि क्या सुमिंग भी इस बात से सहमत है। मिंग मान जाता है। युवती जिद करती है कि वे दोनों अंदर आइए और वादा करती है कि उसे इसका पछतावा नहीं होगा। हमारी नायिका धूर्त मुस्कान के साथ कहती है कि वह अंदर आ सकती है, लेकिन उसकी दोस्त को बाहर ही रहना होगा। सुमिंग नाराज हो जाती है और कहती है कि यह नाइंसाफी है, क्योंकि वे दोनों साथ आए थे। याओ वैन उस लड़के का बचाव करते हुए कहती है कि वह उस तरह की लड़की नहीं है जो एहसान भूल जाए। फिर वह वादा करती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे कभी धोखा नहीं देगी। हमारे नायक को अपनी पूर्व साथी की याद आती है, ये सोचकर कि वे दोनों एक ही तरह से बात करते हैं। वह उनसे कहता है कि वे जो चाहें करें। मिंग पूछता है कि क्या वह सचमुच उसके साथ रहने की योजना बना रही है, और लड़की कहती है कि नहीं, वह झूठ बोल रही थी। वह दरवाजा बंद करने और हमारे नायक पर मिलकर हमला करने की अपनी योजना बताती है। मिंग उसे याद दिलाती है कि हमारे नायक ने अभी अभी अकेले ही कई ज़ॉम्बी को हराया है। लेकिन याओ वैन कहती है कि असली खतरा कुल्हाड़ी है और वह उसका ध्यान भटका देगी ताकि सुमिंग उसे पकड़ सके। झूमिंग अब भी हिचकिचाते हुए कहते हैं कि लिन डुआन ने उन्हें बचाया है और उन्हें सहयोगियों की जरूरत है। याओ वैन पलटवार करते हुए कहती है कि अगर वह न होती तो उसे पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता। फिर वह वादा करती है कि जैसे ही उन्हें कुल्हाड़ी मिलेगी उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। उसके वादे से आश्वस्त होकर झूमिंग आखिरकार योजना के लिए राजी हो जाता है। भंडारण कक्ष के अंदर हमारा नायक आराम करने बैठ जाता है। याओ वैन आता है और हमारे नायक को एकांत जगह पर आमंत्रित करता है। लिन डुआन ने ठंडे स्वर में मना कर दिया और कहा कि उसे अभी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़की ने जवाब दिया कि वह जितनी देर चाहे उसका इंतजार करेगी। फिर वह नायक के पास बैठ गई और उसका नाम पूछा। वह अपना परिचय लिन यी के रूप में देता है और वह नाम की तारीफ करती है, जबकि झूमिंग गुस्से से देखती रहती है। हमारा नायक उसे चेतावनी देता है कि रात बहुत लंबी होने वाली है और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहता है। याओ वेन मौके का फायदा उठाता है और नायक की कुल्हाड़ी झूमिंग को थमा देता है। सुमिंग फिर नायक पर हमला करने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन लिन डुआन झूमिंग के हमले को चकमा देने में कामयाब हो जाता है, जिससे हमला जमीन पर गिर जाता है। पाइप हाथ में लिए वह नायक का सामना करता है। झूमिंग बदमिजाजी से मुस्कुराता है, ये सोचकर कि स्थिति उसके नियंत्रण में है, लेकिन हमारा हीरो इस धमकी और सीटियों से जरा भी चिंतित नहीं दिखता। झूमिंग के हाथ में कुल्हाड़ी चमकने लगती है। हथियार उसके हाथ से छूटकर सुमिंग के सीने में जा लगता है। घबराकर झूमिंग जमीन पर गिर पड़ता है और कुल्हाड़ी उसके सीने में ढंसी रहती है। हमारा नायक बस देखता रहता है। जमीन पर पड़ा लड़का उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। लड़की घबराई हुई यह सब देख रही है। अचानक याओ वैन लोहे की छड़ लेकर आगे बढ़ता है। युवती दृढ़ता से चीखती है।
फिर वह झूमिंग पर भी हमला करती है। सुमिंग उस लड़की से धोखा पाकर हैरान है जिस पर उसने इतना भरोसा किया था। वेन उसकी बात अनसुनी कर देता है, फिर नायक को गले लगा लेता है। युवती हैरान रह जाती है जब वह उसे दूर धकेल देता है और कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। या वो वेन रोने लगती है और उससे विनती करती है कि वह उसे अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार कर ले। हमारा आदमी बस इतना कहता है कि उसे उन लोगों पर भरोसा नहीं जो अपने साथी को धोखा देते हैं। स्टोरेज रूम का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुलता है। छिपकली जैसे राक्षस कमरे में घुस आते हैं। हमारा नायक लड़की के सामने खड़ा होता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। झू मिंग के शरीर में जो हाथ था वह उड़कर बाहर आ जाता है। वह सीधे एक छिपकली की ओर बढ़ता है, कोने में खड़ा चिंतित। लिन डुआन कहता है कि ये लेवल 2 छिपकलियां उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बाकी राक्षस चमकते हथियार को देख रहे हैं। फिर हमारा नायक एक लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर पकड़ता है, हाथ में एक ऊर्जा क्रिस्टल लिए। वह बताता है कि वह साधारण वस्तुओं को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। फिर वह अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके सिलेंडर और पिस्तौल की पकड़ को बर्फ की बंदूक में बदल देता है। याओ वेन नायक को हवा से एक हथियार बनाते देखकर हैरान रह जाता है। फिर हमारा नायक अपने नए हथियार पर निशाना साधता है और एक बर्फीली किरण छोड़ता है। बर्फ का यह विस्फोट एक छिपकली के सिर पर लगता है जो समय रहते बच नहीं पाती। इससे पहले कि जीव कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, जलती हुई कुल्हाड़ी वापस आकर उस पर वार करती है। प्रभावित उसी कॉम्बो हमले से हमारा आदमी बाकी छिपकलियों को जमा देता है और चकनाचूर कर देता है। जलती हुई कुल्हाड़ी से जमे हुए जीव आसानी से नष्ट हो जाते हैं। हमारा नायक राक्षसों के अवशेषों पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि जल्द ही ज़ॉम्बी प्रकट हो जाते हैं। इंसानी मांस के भूखे जीव उनकी ओर दौड़ते हैं। डर के मारे चीखें निकलती हैं। लड़की डर के मारे स्तब्ध है। अचानक एक ब्लैक होल प्रकट होता है और सभी ज़ॉम्बी को अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल पूरी तरह से लाल और विकृत हो जाता है। नायक गेट तक जाता है। हमारा नायक उलझन में पड़ी याओ वैन की ओर मुड़ता है। लिन डुआन कहती है कि वह द्वार में जा रही है और वह जो चाहे कर सकती है। याओ वैन पीछे है। लड़की के पास कोई चारा नहीं है। अगर वो रुकी रही तो उसका अंत हो जाएगा। चिढ़कर वो नायक के पीछे पोर्टल में घुसने का फैसला करती है। फिर पोर्टल आखिरकार गोदाम से गायब हो जाता है। जियानबेई शहर के बाहर एक लाल बैरियर ने सब कुछ ढक लिया है। एक रिपोर्टर बताता है कि 11 घंटे हो गए हैं और अंदर से कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके साथ ही सेना मिसाइलों से बैरियर को ध्वस्त करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके सबसे शक्तिशाली हमलों के बावजूद बैरियर को खरोंच तक नहीं आती। बाहर मौजूद लोग पूरी तरह से भ्रमित होकर अपने फोन पर सब कुछ देख रहे हैं। शहर के अंदर हर कोई चिंतित है, समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। कई लोग किसी चमत्कार की उम्मीद में खबरों पर नजर रखे हुए हैं। कोई बैरियर के अंदर एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है। बालों वाली लड़की मदद के लिए चीखती हुई बेतहाशा भागती है। वह अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेजी से भाग सकती है भागती है। अचानक एक छिपकली जैसा राक्षस प्रकट होता है और लड़की पर पैर पटक देता है, जिससे पीछे एक लाल गड्ढा बन जाता है। उस जीव को देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं और एक सैनिक चिल्लाकर नागरिकों को छिपने के लिए कहता है। फिर वह जीव समूह को घूरता है। उसी समय बैरियर पर एक संदेश दिखाई देता है, जिससे रेंगने का खेल शुरू हो जाता है। विदूषक का मुखौटा पहने एक व्यक्ति प्रकट होता है और मनुष्यों का अभिवादन करता है। शहर की बड़ी स्क्रीन पर वह नकाबपोश प्रकट होता है और घोषणा करता है कि स्पष्टीकरण का समय नहीं है। फिर वह रेंगने वाले खेल में 5 भाग्यशाली खिलाड़ियों का स्वागत करता है। इसके साथ ही 5 लोगों का एक समूह एक अनजान जगह पर प्रकट होता है। याओ वैन पूछती है कि वे कहाँ हैं, लेकिन हमारा नायक उसे कहता है कि चिंता ना करें, क्योंकि नकाबपोश व्यक्ति आपको सब कुछ बता देगा। विदूषक घूमता हुआ प्रकट होता है और खुद को खेल का मेजबान बताता है। फिर वह झुककर विनम्रता से सभी से अपना परिचय देता है। मेजबान कहता है कि वह नियम पढ़ेगा और सभी से ध्यान देने को कहता है। पहला नियम यह है कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दरवाजा है और जो भी उसे खोलेगा वह बाहर जा सकता है। दूसरा नियम यह है कि 5 बक्सों में से केवल एक के पास ही चाबी होगी और प्रत्येक व्यक्ति को एक मौका मिलेगा। तीसरा नियम यह है कि खेल 5 मिनट तक चलेगा और जो भी बाहर नहीं निकलेगा उसे सजा दी जाएगी। चौथा नियम यह है कि प्रत्येक खिलाड़ी एक प्रश्न पूछ सकता है, जिसका उत्तर उसे सच्चाई से देना होगा। फिर याओ वैन पूछता है कि असफल होने की सजा क्या है। मेजबान मुस्कुराता है और जवाब देता है कि सजा एलिमिनेशन है। याओ वैन घबरा जाती है, सोचती है कि उसने अपना सवाल पहले ही बर्बाद कर दिया है। लिन डुआन बीच में ही बोलती है और कहती है कि खेल उल्टी गिनती के बाद ही शुरू होता है, इसलिए उसने अपना सवाल नहीं पूछा है। मेजबान खुश होता है और कहता है कि नायिका बहुत तेज है और उसे खेल की समझ हो गई है। युवती राहत भरी मुस्कान के साथ हमारे नायक को मदद के लिए धन्यवाद देती है। इसके साथ ही विदूषक कहता है कि यह तो बस माहौल को गर्म करने के लिए एक छोटा सा मजाक था। फिर वह खेल शुरू होने की घोषणा करता है और टाइमर 5 मिनट से उल्टी गिनती शुरू कर देता है। समूह 5 बक्सों को घूरता है और मेजबान उन्हें शुभकामनाएं देता है कि कौन जिंदा बचता है। हमारा नायक सोचता है कि उसे पहले से ही पता है कि कौन सा बक्सा सही है, लेकिन वह जल्दीबाजी नहीं कर सकता। एक गंजा आदमी निराश हो जाता है क्योंकि बक्से बंद हैं।
चश्मे वाला एक और लड़का कहता है कि इस तरह के खेल कमियां ढूंढने के लिए धारणा परीक्षण होते हैं। लड़कियों में से एक पूछती है कि क्या उसे नियमों में कोई कमियां मिली हैं। चश्मे वाला लड़का मुस्कुराता है और समझाता है कि वे बक्सों को नहीं छू सकते, लेकिन मेज को छू सकते हैं। फिर वह मेज पर जोर से लात मारता है, जिससे एक डिब्बा गिर जाता है। गंजे आदमी को उसकी चाल समझ आ जाती है और वह कहता है कि इस तरह वे देख पाएंगे कि किस डिब्बे में चाबी है। यान उसकी चतुराई से प्रभावित होता है, लेकिन हमारा नायक उन्हें मूर्ख कहता है क्योंकि खेल इतना आसान नहीं होगा। चश्माधारी आदमी अपनी बुद्धिमत्ता का बखान करता है, जबकि गंजा आदमी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मेजबान इनकार करते हुए कहता है कि मेज एक औजार है, जो कि एक उल्लंघन है। चश्मा पहने आदमी को गुस्सा आता है और वह कहता है कि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा। अचानक लाल रोशनी की किरणें निकलती हैं। ये शक्तिशाली किरणें चश्मे वाले आदमी को भेदती हुई निकल जाती हैं। फिर किरणें उसे कई टुकड़ों में काट देती हैं और फिर फट जाती हैं। बाहर सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध और डर के मारे चीख पड़ते हैं। इसके साथ ही मेजबान घोषणा करता है कि वह खेल में एक और नियम जोड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अंतिम व्याख्या करना उनका काम है, और यदि वे कहते हैं कि यह उल्लंघन है तो यह उल्लंघन ही है।